Hello friends, my name is Nilesh Dave and you are watching ND the Chemistry Guru ND चैनल। हमने 10th स्टैंडर्ड के साइंस के चैप्टर नंबर 1 का स्टार्ट किया है। लेक्चर नंबर 1 हमने डाल दिया है। हमने 10th के केमिस्ट्री के 1 से 5 चैप्टर आपको सिखाने का बीड़ा उठाया है और उस चैप्टर की सीरीज के प्लेलिस्ट को नाम दिया हमने हेक्सा सीरीज। तो इधर चैप्टर नंबर 1 हेक्सा सीरीज में चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 हम चालू करने जा रहे हैं। 10th का चैप्टर नंबर 1 है आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और उसमें मैंने वीडियो नंबर 1 में वीडियो लेक्चर हमारा जो 1 था उसमें बताया था कि याद रखो बेटा इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में बांट दिया है। पार्ट नंबर 1 था आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल चेंज, किस चेंज को आप केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब पार्ट नंबर 2 चालू हो रहा है बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। रिमेंबर बेटा वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। बट जैसे हमारी एक टाइप ऑफ टीचिंग है उस हिसाब से हमने इस पॉइंट को भी 4 हिस्सों में बांट दिया है। ध्यान से देखो बेटा 4 हिस्सों में हमने बांट दिया है। इस बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन को अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको ये 4 चीजें, इसमें से पहली 2 चीजें सबसे पहले आनी चाहिए जिसकी प्रैक्टिस हम 9th स्टैंडर्ड में करके आए हैं, बिकॉज वो हमारा बेसिक स्टेप था। तो सबसे पहले आपको 1 से 20 एलिमेंट आना चाहिए। दूसरा लिस्ट ऑफ आयंस आपको आने चाहिए। जैसे कुछ आयंस है उसके नाम और लिस्ट मैंने आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है, पूरा बोर्ड पर सजा के रखा है। क्योंकि आप इजीली इसको बाजू में देख के इधर हम हमारा जो प्रोसेस है उसको आगे कर सके। बट कब तक आप देख के केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। सो वेक अप, अभी टाइम है कुछ कर दिखाने का, तो हमें अभी से ये सब चीजें मेमोराइज करनी है। रिमेंबर बेटा दिस इज द अल्फाबेट फॉर 11th-12th साइंस एंड इफ यू आर वाचिंग एनडी सर एंड अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे 11-12 में साइंस स्ट्रीम लेना है, तो रिमेंबर आई एम फॉर यू एंड द केमिस्ट्री गुरु चैनल इज फॉर यू। हम अभी हमारा एक ही टारगेट है कि बच्चा जब भी से हमारे कांटेक्ट में आए हमारे प्लेलिस्ट से वो ऐसा सीखे कि अगर 10th का भी बच्चा है तो 11th-12th के लिए वो बेसिक अभी से प्रिपेयर करे, एकदम पक्का हो जाए, ताकि आगे जाके हमारे वीडियो में और ज्यादा डीपली हम उसको केमिस्ट्री सिखा सके। याद रखो बेटा फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री। याद रखो बेटा मैंने पहले लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था कि जैसे ये पेन है, इसका अगर हमें इंग्लिश करना है तो यह पेन है, ये हिंदी सेंटेंस है, यह मतलब दिस, पेन मतलब पेन और है मतलब इज। तो जैसे इतना इजी हमने हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया, केमिस्ट्री की भी लैंग्वेज होती है बेटा। और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जैसे आपको किसी ने बताया कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन मतलब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पर तो उसकी केमिकल लैंग्वेज होती है कि उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं वो हमें इस लेक्चर में सीखना है। बैलेंसिंग की 2 मेथड भी इस लेक्चर में सीखनी है। तो स्टे ट्यून विद एनडी सर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द पार्ट ए ऑफ दिस लेक्चर। ओके बेटा 1 to 20 एलिमेंट आपको आने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो बेटा ये तो 1 to 20 एलिमेंट है, पर पूरी दुनिया किससे बनी हुई है। रिमेंबर व्हाट इज केमिस्ट्री, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज केमिस्ट्री। तो पूरी दुनिया बेटा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा बोला E is equal to mc², E is equal to delta mc²। रिलेटिविटी का प्रिंसिपल है। This is the simple secret of whole universe. According to Albert Einstein, in this whole universe, there is only 2 things in exist. One is the form of energy and another one is the matter. Matter, that means me, you and anything and everything that particularly occupy particular space, occupy volume, having particular mass. जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसको फील किया जा सकता है, जिसका मतलब अस्तित्व है, वो सभी चीज मैटर है। तो याद रखो बेटा मैटर भी आफ्टर ऑल 1 फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि भाई
पूरी विश्व का एनर्जी का जो पूरा अमाउंट है वो कांस्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर। तो 9th में से दो एक रूल आप पढ़ के आए हो। अब जिसका बेस है इधर, याद रखो बेटा, वहां पे आपने किसी ने बोल दिया कि 1 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछेंगे, हम रट्टा मार देना, बच्चे ने रट्टा मार दिया। दिस इज फॉर द लिंकिंग द अपर साइड नॉलेज। अब समझो, कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल आता था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल आता था। तो सिंपली पूरी दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक एनर्जी, एक है मास। एनर्जी का पूरा कंजर्वेशन, कन्वर्जन, जो भी कुछ है उसका डिटेल स्टडी यू टू पर्टिकुलरली स्टडीड इन फिजिक्स। अब एनर्जी का जो केमिकल स्टेटस है वो हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो अब हमारे हिस्से में आया है मैटर। द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर इज व्हाट? मैटर किससे बनी हुई है? याद रखो बेटा, मैटर का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है एटम। तो साइंस में किसी ने सोचा कि क्यों ना हम एटम को ही समझ ले, तो पूरी दुनिया के मैटर को समझ लेंगे। ऑफ कोर्स दिस इज द सिंपल लॉजिक एंड दैट्स व्हाई इन योर 10th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के सेक्शन में आपका 5वां चैप्टर इट्स ऑल अबाउट द पीरियोडिक टेबल। कैसे पीरियोडिक टेबल बना, उसकी हिस्ट्री क्या है, किसने ये ढूंढा और किस किस लॉजिक के हिसाब से पूरा पीरियोडिक टेबल आया। क्या आप जो टेबल देख रहे हो वो ही ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है? जानने के लिए आपको हमारी वीडियो सीरीज देखनी पड़ेगी, पर अभी के लिए मैं बताता हूं कि मैटर का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है एटम बेटा। तो एटम जो है वो एटम का जो है, पूरी दुनिया का जो खेल है वो एटम का है। और ऐसे कितने एटम हैं? अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स तो बहुत सारे हैं, बट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम, वो एक पर्टिकुलर नंबर है, दैट इज 118। So we can say that 118 type of element and particular type of 118 type of atoms are there and particular type of atom that means particular element. तो 9th में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, the group of a same type, group of equivalent type of atoms is known as element। तो पूरी दुनिया में बेटा 118 टाइप के एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है, इसका मतलब 118 टाइप के एटम है। दुनिया में कहीं से भी एल्यूमिनियम लाया तो उसमें 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन होंगे ही। और दुनिया में कहीं से भी अगर कोई एटम लाया कि जिसमें 13 प्रोटॉन है 13 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर भैया वो एल्यूमिनियम ही है। याद रखने वाली बात है। अच्छा, तो हमने जो सीखा, क्या सीखा कि 118 टाइप के एलिमेंट जो होते हैं। अब 118 एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में है, पर 10th के लेवल तक आपको 1 से 20 एलिमेंट याद रखने हैं। और अगर आप हमारे बहुत ही नजदीकी टाइम में हम 10th के नीट बेस्ड नर्सर कोर्स का एक प्लेलिस्ट रखेंगे, उसको एक अच्छा सा नाम देंगे, तो थोड़ा सा वेट आप करिएगा और उसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में अभी से ही आपको 11th-12th के लिए रेडी करते जाएंगे। दुनिया जब सो रही है तभी जाग के दौड़ने का टाइम है बेटा, हमें आगे जाना है। तो याद रखो बेटा, पूरी दुनिया में सिर्फ रेंचो या सिर्फ चतुर नहीं चलता है, अब की दुनिया में दोनों का कॉम्बो चाहिए। तो याद रखो बेटा, 118 एलिमेंट्स जो है उसका पूरा जो खेल है, दैट होल गेम इज नोन एज केमिस्ट्री and we have to understand that game by the chemical equation। अब बात यह है बेटा कि 1 to 20 एलिमेंट हमें तो सीखने ही है, जो मैंने आपको बताया कि आपको याद करना है। अब उस एटम में से आयंस का एग्जिस्टेंस कैसे आता है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बार आप थोड़ा सा बोर्ड का एक स्टडी कर लीजिए, तुरंत ही आगे बढ़ते हैं। ओके, 1 to 20 एलिमेंट्स जो है। अच्छा, दुनिया में कोई भी एटम जो होता है, याद रखिए बेटा, जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो कोई भी एटम जो होता है उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, याद रखिए बेटा, मैटर इज मेड अप ऑफ, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर इज एटम, मतलब मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, बट द एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स like electron, proton and neutron।
तो हमने 9th में पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, एटम के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होते हैं, जिसमें सेंट्रल रीजन को हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है वहां पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। याद रखने वाली बात है बेटा कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है, हाँ, उन दोनों के ऊपर सेम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। मतलब इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, दोनों की वैल्यू सेम है पर टाइप अपोजिट है। तो कोई भी एटम में 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, और या तो जितने प्रोटॉन है उतने सेम इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। If proton is equal to the electron or if proton is not equal to the electron, so number of protons is equal to the electron, तो हम ऐसे एटम को बोलेंगे न्यूट्रल एटम। याद रखिए बेटा, न्यूट्रल एटम, सिंपल सी बात है। पर इफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, then again there is two possibilities, whether the number of proton is greater than number of electron or whether the number of proton become less than number of electrons. When it happens, what is the reason where electrons number become less than that of the proton? If any atom loses the electron, then proton, अच्छा एक्चुअली याद रखो बेटा, कोई भी एटम में से प्रोटॉन तो ट्रांसफरेबल है ही नहीं। प्रोटॉन कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, वो तो बंदी है, कैदी है प्रिजन। हाँ, कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर वो कैद है। हाँ, चाहे कितना भी बुलाओ बाहर नहीं आएंगे, काले पानी की सजा। पर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट रीजन में है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में है, दे कैन गो एनीवेयर। हाँ, वो चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में ही इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट होता है, प्रोटॉन के नंबर सेम रहते हैं, बट रिस्पेक्टिवली प्रोटॉन बढ़े। 10 प्रोटॉन के सामने 10 इलेक्ट्रॉन थे, अरे सॉरी 11 प्रोटॉन के सामने 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो प्रोटॉन 11 के 11 है, फिर भी प्रोटॉन बढ़ गए हैं, ऐसा हम बोलेंगे। तो इफ एनी एटम लूजेस द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज रिस्पेक्टिवली देन इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स व्हाई द पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम occurs there, and that positively charged atom is nothing but that is positive ion. चार्ज एटम को हम आयन बोलेंगे बेटा। इसी तरह सेम टू सेम, इफ एनी एटम गेन्स द इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज्ड एटम बनेगा और उसको बोलते हैं नेगेटिव आयन। हाँ, तो कोई भी एटम या तो न्यूट्रल हो सकता है या तो चार्ज हो सकता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होगी तो न्यूट्रल होगा। कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नंबर्स आर नॉट सेम, नॉट इक्वल टू, देन वो चार्ज होगा। अगर प्रोटॉन नंबर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, देन दैट इज विल बी पॉजिटिवली चार्ज आयन। और अगर प्रोटॉन के नंबर कम है इलेक्ट्रॉन से, देन दैट इज नॉन एज नेगेटिव आयन। So this is the classification of atom. Simply 5 मिनट में हमने एटम का क्लासिफिकेशन समझा है। अब उसमें से कौन कौन से कैसे कैसे चार्ज बनते हैं वो हमें आगे देखना है। 1 सेकंड के लिए आप बोर्ड का स्टडी करके स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। आपने देखा होगा कि बुक ये बोर्ड पर से सब गायब हो गया है। एक्चुअली गायब नहीं हो गया, पोस्ट करके मैंने पूरा रब कर दिया है, जादू है ये। चलो आगे देखते हैं। तो लिस्ट ऑफ आयंस, मतलब कोई भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं, पर अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, याद रखो मैं बोल रहा हूं सिर्फ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन में तो चेंज हो नहीं सकता। तो अगर कोई भी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे तो वो नेगेटिव आयन बनाता है, पर अगर लूज करे तो वो पॉजिटिव आयन बनाता है। क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे आयंस बनाना क्यों? हाँ, क्यों कोई एटम ऐसा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लूज करता है, आयन बनाता है?
सीक्रेट समझा रहा हूं बेटा, आपको ऐसा स्टोरी टाइप लगेगा पर दिस इज द सीक्रेट। जैसा नेचर में होता है वैसा ही साइंस में होता है बेटा। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, छोटे से साइकिल लेके जाता था, बड़ा हुआ तो ऐसा लगा कि फिर बड़ी साइकिल लेनी है, फिर और लगा कि भाई अभी एक्टिवा चाहिए, अभी बाइक चाहिए, कॉलेज में आया तो बोले अभी गाड़ी चाहिए। पर ऐसे करते करते वो एक स्टेबिलिटी तक पहुंचने का हर एक ह्यूमन बीइंग का नेचर है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेचर है। केमिस्ट्री का, साइंस का भी यही नेचर है डेवलपमेंट का। बेटा 1 to 20 एलिमेंट में हम बारी बारी से, जैसे हीलियम की बात करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1, पर हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, जहां पे उसके पहले नंबर की के शेल है जिसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, वो भर जाती है। अभी हीलियम इज ट्रीटेड एज इनर्ट एलिमेंट। 1 to 20 एलिमेंट, पूरी दुनिया में सिर्फ 7 एलिमेंट जो है अभी के लिए, 118 में से 7 एलिमेंट जो है वो इनर्ट एलिमेंट है। उसमें से 3 तो 1 से 20 एलिमेंट में आ जाते हैं। जैसे 18th नंबर का एलिमेंट है हमारा आर्गन, तो 10th नंबर का एलिमेंट है हमारा नियोन जो दूसरा है, और तीसरा है आर्गन, वो 18 नंबर का है, बराबर। तो जैसे पहले के सेल, फिर बाद में एल सेल, फिर बाद में एम सेल, ऐसी जो हमने बात करी, मतलब अल्टीमेट अभी हम ये समझेंगे कि अपनी आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना वो हर एक एलिमेंट का सपना होता है। हाँ, जैसे एक्सेप्शनली हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होने पर वो इनर्ट हो जाता है, बाकी सब एलिमेंट का सपना क्या होता है, तो अपनी आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना, एक सैचुरेशन लेवल पे आ जाना। अब ये चक्कर में भैया सब एलिमेंट को ऐसा लगता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने पर हम ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे Na है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है भाई, हाँ 281, तो उसको क्या लग रहा है, हाँ उसको ऐसा लग रहा है कि अगर वो नियोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाले तो स्टेबल हो जाएगा। हाँ, इस चक्कर में भाई सोडियम भाई साहब जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो भैया उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो गई। वो तो दिमाग में सोच रहा है अच्छा हुआ हमने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, पर भाई एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो नियोन जैसे बनने के चक्कर में +1 चार्ज कंटेनिंग आयन हो गए। याद रखो बेटा, कोई भी एटम या कोई भी स्पीसीज या मॉलिक्यूल पे चार्ज जितना ज्यादा वो उतना कम स्टेबल होगा। तो न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में ये चार्ज पार्टिकल्स वो कम स्टेबल होता है, इसलिए तुरंत ही वो कहीं से भी किसी के भी साथ जुड़ के अपने गवाए हुए इलेक्ट्रॉन को वापस पाना या न्यूट्रल हो जाना या मॉलिक्यूल बनाने का उसका नेचर बन जाएगा। दैट इज द सीक्रेट। हाँ, तो अच्छा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर उसने एक इलेक्ट्रॉन गवा दिया, उसका लॉजिक तो सही था, 28 नियॉन जैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है। हाई ऑर्डर थिंकिंग, रिमेंबर व्हाई it doesn't convert into नियॉन। बताओ, वो इसलिए नियॉन नहीं बन पाया भैया कि उसके अंदर प्रोटॉन 11 के 11 ही रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को लॉजिकली पता नहीं है, बिकॉज बैलेंस द केमिकल रिएक्शन स्कूल में, ट्यूशन में, कहीं पे भी हमने सीधा चालू कर दिया बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, ये इतने इतने आयंस आपको याद रखने। नहीं होता है ऐसा। केमिस्ट्री को ग्रास्प करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। याद रखो बेटा, सोडियम में से सोडियम प्लस आयन बना, नियॉन काहे को नहीं बना भैया? क्योंकि इसमें प्रोटॉन 11 थे, प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 थी, इधर इलेक्ट्रॉन 10 हुए हैं। याद रखियो बेटा, किसी भी एटम का एग्जिस्टेंस उसके अंदर रहने वाले प्रोटॉन के नंबर से होता है। किससे? प्रोटॉन के नंबर से होता है भाई। तो ये प्रोटॉन के नंबर से ही 11 के 11 प्रोटॉन तो 11 के 11 है, मतलब वो है तो भाई सोडियम ही, बराबर। तो वो सोडियम ही है, सोडियम चेंज नहीं हो सकता है। हाँ, अगर कुछ ऐसा हो कि प्रोटॉन कम हो जाए देन एक्सिस्टेंस कैन चेंज।
मेरी एक बात याद रखना बेटा, 9th में आपकी एटॉमिक नंबर की जो डेफिनेशन आती थी, एक बार जाके उसको रिवाइज करना एंड यू विल गेट द सीक्रेट। क्लियर है? अभी हम देखते जैसे Cl 287, हाँ, तो वो एक इलेक्ट्रॉन पाने का उसका नेचर होगा, एक इलेक्ट्रॉन पाएगा वो एंड कन्वर्ट इनटू Cl माइनस। तो प्रोटॉन नंबर कितने? 17। इधर प्रोटॉन नंबर 17 के 17 ही है, पर इधर इलेक्ट्रॉन कितने? 17, जबकि इधर इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 18। तो ध्यान देने वाली बात है भाइयों और बहनों, खास याद रखियो बेटा कि इधर हमने आपको अभी 2 मिनट पहले ही जो चार्ट लिखवाया था वो हम प्रूव कर रहे हैं कि when proton number get increased than इलेक्ट्रॉन लूज करने पर पॉजिटिव चार्ज। अब तक हमने रट्टे मारा, इलेक्ट्रॉन लूज करे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन करे नेगेटिव चार्ज, पर किसी ने पूछा ही नहीं क्यों पॉजिटिव चार्ज। रिमेंबर साइंस स्टूडेंट ऑलवेज WH क्वेश्चन पूछना चाहिए, व्हाई, कैसा, ऐसा क्यों हो रहा है। Everything can be explained by the using of science. Remember, हॉटस्पॉट खिचड़ी के लिए 5 सीटी बत्ती है, उसके पीछे भी साइंस है। क्या है 11 साइंस में पढ़ेंगे हम, पर अभी के लिए देखो Cl कन्वर्ट इनटू Cl माइनस। तो इस हिसाब से प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर चेंज होते हैं, आयंस बनते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं, पर स्टेबल होने के चक्कर में वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं, ज्यादा अनस्टेबल चार्ज्ड आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स दैट आयन, वो अपने आयन को, अपने चार्ज को नलिफाई करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी के लिए बैलेंस करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई दे मेक केमिकल रिएक्शन एंड दिस इज द सिंपल सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री। तो अब ऐसे कौन कौन से आयन है, कितने कितने आयन है भैया? ऐसे तो हजारों आयन है, लाखों कंपाउंड है। अब जब मैंने लाखों बोला वो भी छोटा है, उतने सारे कंपाउंड है। तो सर केमिस्ट्री में सब याद रखें? सर लोचा है, बड़ा लोचा है, हाँ नहीं, सब नहीं याद रखना है। हमने अभी आपके लिए मेरे से जितनी हो सके उतनी अच्छी हैंडराइटिंग निकालने का ट्राई किया है, तो जरा इसके ऊपर जरा फोकस करियो और स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बना दीजिए। अभी आप सोचिए कि सर केमिस्ट्री में इतने ही आयन से, नहीं बहुत सारे, पर मैं आपको कुछ कुछ ट्रिक्स 2 सेकंड का बोर्ड का स्टडी करने के बाद बता देता हूं कि आपको कैसे कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पकड़ना है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये सब आयंस से, हाँ हमने देख लिया एटम में से आयंस बनते हैं और स्टेबल होने के चक्कर में ज्यादा आयन स्टेबल बन जाते हैं, घाटे का सौदा करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कोई भी मॉलिक्यूल कैसे बनता है, तो याद रखो बेटा कि सबसे पहली बात हम ये समझ लें कि जो आयंस होते हैं वो अपना चार्ज टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, स्टेबिलिटी पाना उनका नेचर बन जाता है। इसलिए स्टेबल होने के लिए कोई भी पॉजिटिव आयन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, बट इन ऑब्वियस नेगेटिवली चार्ज आयन की तरफ अट्रैक्ट होगा। और इसी तरह कोई पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ मिलकर कोई मॉलिक्यूल बनाता है, या कभी कभी क्या होता है कि एटम एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और इस तरह से मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल 2 तरीके से बनता है, बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमेंबर बेटा, बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बनता है उसको केमिकल बॉन्डिंग के लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि इधर आयोनिक बॉन्ड बना है और ये जो कंपाउंड है वो आयोनिक कंपाउंड है। और अगर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई फॉर्मूला बनता है तो ऐसा मॉलिक्यूल कोवेलेंट मॉलिक्यूल बोला जाएगा और जो बॉन्ड है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाएगा। तो मॉलिक्यूल बनाने के मेन 2 केमिकल बॉन्ड है, एक है आयोनिक बॉन्ड जो ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है, दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है। पर अभी के लिए हम फोकस करेंगे आयंस के ऊपर। याद रखो बेटा, वी आर फोकसिंग ऑन आयंस। सो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and we take that any molecules made by 2 ions,
molecule may be polyatomic, and ions also may be polyatomic or a single atomic. जैसे हम बात करें कि हमने अभी +1 -1 +2 -2 +3 -3 ऐसे आयंस का क्लासिफिकेशन कर दिया है। 9th की बुक में और 10th के लेवल तक आपके लिए जितने भी जरूरी आयंस है वो मैंने इधर लिख दिए हैं। अब ध्यान से देखो, जैसे ये H+ आयन जो है वो हाइड्रोजन आयन है, H-1 आयन जो है वो हाइड्राइड आयन है। लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, Cu+ आयन को हमने बोला है कॉपर 1 आयन, मतलब Q+ आयन। जैसे Cu+2 भी आएगा, वो कॉपर 2 आयन है, क्यूप्रिक आयन है। इसी तरह NH4+1 एमोनियम आयन, Ag+ सिल्वर आयन। बेटा याद रखो बेटा, नाम पर से आपको एलिमेंटल आयन का पता चलेगा। जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोजन सल्फाइड, समझना जरा ध्यान से, हाइड्रोजन सल्फाइड, भरोसा रखो बेटा, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं, इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट ही बैलेंसिंग के केमिकल रिएक्शन पे चले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें नहीं आता है। एक बार जरा सोचो कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, अब नाम पर से जरा ध्यान देके सोचो कि हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन आगे लिखा है, सल्फाइड पीछे लिखा है। सल्फाइड आयन कौन सा है? जरा देखिए, S-2 आयन सल्फाइड आयन है। ध्यान देना, S-2 आयन सल्फाइड आयन है। तो एक तरफ S-2 आयन है, एक तरफ H+1 आयन है। हाँ, अभी हाइड्रोजन है इसलिए +1 लिखा है। समझना जरा ध्यान से, हाइड्रोजन है इसलिए +1 लिखा है। अगर वो मॉलिक्यूल का केमिकल नाम जिसमें हाइड्राइड होता तो फिर हमें H को -1 लेना था। जैसे हम लिखे लिथियम हाइड्राइड, हाँ, लिथियम हाइड्राइड लिखे तो इधर Li जो है वो +1 में है, हाइड्रोजन जो -1 में है। तो कुछ नहीं है बेटा, इंग्लिश लिखने के लिए ABCD आनी चाहिए। इसी तरह केमिस्ट्री को ग्रास्प कर लेना है बेटा। तो जो भी मैं बता रहा हूं वो चीजों को थोड़ा सीरियसली अपने दिमाग में बिठा लो, याद रखना है, तो कतई भूलना नहीं है। तो लिथियम Li+1, हाइड्रोजन H-1, तो लिथियम हाइड्राइड। तो हाइड्राइड पर से हमें हिंट मिली कि H-1 है, और हाइड्रोजन पर से हमें हिंट मिली कि ये +1 है भाई। हाँ, याद रखने वाली बात है। अब मैं एक वर्ड बोलता हूं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन में H+1 है, पेरोक्साइड में O2-2 है। तो ये +1 -2 मतलब H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला बनता है ऐसे। तो कोई भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसके नाम पर से पता चलेगा। पर जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के लिए हम बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जैसे हमें एलिमेंटल एटम के बारे में पता चलता है, पर हमने अगर ये बोला कि सल्फेट, जैसे हमने बोला कि सल्फेट आयन या सल्फाइड आयन, तो सल्फेट या सल्फाइड, तो फिर बात गई। सल्फेट SO4-2 होता है, सल्फाइड SO3-2 होता है। आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब कुछ कॉमन नेम भी है, जैसे आपको बोला कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड में से कौन कौन से आयंस बनते हैं, पर भैया सल्फ्यूरिक एसिड का कोई हिंट तो मिलना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर से हिंट मिलता है हाइड्रोजन क्लोरीन, सल्फ्यूरिक एसिड पर से हमें क्या मिलता है हिंट? कुछ नहीं। तो याद रखना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री में कुछ कुछ चीजें ऐसी बेसिक अल्फाबेट है, ABCD बोलूंगा मैं इसको, जो आपको मेमोराइज ही रखनी है। स्टैंडर्ड 1 में कभी गए, किसी ने बोला कि इसको ये बोलते हैं, क्यों पूछा कि क्यों ये बोलते हैं, याद रखा ना। बस ऐसे ही ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो याद रखनी है और इससे ही आगे जाना है। तो लिस्ट जो हमने आयंस का लिखा है, एक बार उसका उन सबके नाम पे आप जरा सा फोकस करिए, 2 सेकंड में हम आगे बढ़ेंगे।
ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं कि जैसे इधर किसी ने लिखा है कि भाई नाइट्रेट आयन NO3-1 है, तो अभी हमारी एक्टिविटी नंबर 2 याद करिए, लेक्चर नंबर 1 हेक्सा सीरीज का लेक्चर नंबर 1 देखिए आप, उसमें एक्टिविटी नंबर 2, पूरे चैप्टर में 11 एक्टिविटी मैंने आपको बोला था, उसमें दूसरे नंबर की एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई लीड नाइट्रेट। अब जब ऐसा बोला कि लीड नाइट्रेट, हाँ तो सिंपल सी बात हमें बोल ही दी है। अब लीड बराबर Pb+2 होता है एंड नाइट्रेट आयन NO3-1 होता है। वो अगर हमें नहीं पता है तो ये हमारी गलती है, केमिस्ट्री की गलती नहीं है। तो अब लीड पर से हमें एक हिंट मिली कि Pb है, और नाइट्रेट आयंस अगर बच्चे को याद है तो ये हिंट मिलेगी कि ये -1 आयन है। तो ये Pb+2 आयन है, ये -1 NO3 नाइट्रेट -1 आयन है। अब बात क्या बनेगी कि Pb+2 के सामने NO3-1 से फॉर्मूला बनेगा PbNO3 वोल्टवाइज। एक रूल जरा याद रख लीजिए, मेरा ये वीडियो सुनते सुनते बाजू में नोट एंड पेन भी रखना। अब पहली बार सुन लिया है कोई दिक्कत नहीं, फिर से सुनो और ये रूल याद रख लो बेटा कि जब भी पॉलीएटॉमिक आयन हो, अच्छा आयन मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या, कि जैसे Cl- आयन, H+ आयन, H-, जो एक ही एटम का आयन है वो मोनोएटॉमिक आयन, दैट इज मोनोएटॉमिक आयन, एंड द आयन्स which are made up of more than one atoms, they are polyatomic ion. जैसे NO3, then this NO3 is made up of two different type of atom, nitrogen and oxygen, and totally it's a 4 atom containing polyatomic ion, NO3-1 होता है, Pb+2 होता है। Is that clear? So this is NO3- polyatomic ion. And whenever you want to represent that polyatomic ion more than one time, you must have to write down it into parenthesis, मतलब राउंड ब्रैकेट में ही आपको इसको एक से ज्यादा बार लिखना है तो लिखना पड़ेगा। हाँ, इसी तरह आपका बनेगा जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसी ने नाम बोला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, तो सोडियम पर से हिंट मिली कि सोडियम, और हाइड्रोक्साइड में से हिंट मिली OH-, तो ये +1 है और ये -1 है, इस हिसाब से हमारा बन जाएगा NaOH। आपको कुछ पता हो ना हो, अगर आपने 10th साइंस तक थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो बेस के तौर पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड पता होगा कि ये बेसिक कंपाउंड है, याद रखना है बेटा हमें। तो अभी आपको ये जितने भी आयंस लिखाए हैं हमने, उसकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ आयंस को पहचानने की उसकी नेमिंग की रीत होती है बेटा। जैसे हाँ, जैसे कि हम ये बताएं कि कार्बोनेट आयन इधर लिखा है। अब समझना जरा ध्यान से, बहुत ही की पॉइंट्स बात मैं इधर आपको बता रहा हूं। ज्यादातर एलिमेंटल आयन के लिए एक सफिक्स यूज होगा आइड। हाँ, समझ लो जरा ध्यान से, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, हाँ नाइट्राइड, फॉस्फाइड, Br ब्रोमाइड, आयोडीन, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड। हाँ, वैसे ये तो डायटोमिक हो गया है, पर फिर भी आइड जब तक आएगा, जैसे हाइड्राइड, फ्लोराइड, तो वहां पे एक तो पहली बात आइड पर से आपको नेगेटिव आयन है ऐसा पता चलेगा, और ज्यादातर वो एलिमेंटल होगा। ज्यादातर हाइड्रोक्साइड को बात करते हुए आपको ज्यादातर अभी तक जो भी, जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्राइड एक्सेट्रा। ओके, तो आइड पर से हम इतना लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे दूसरा है ईएम सफिक्स, तो ज्यादातर इसके ऊपर से हमें हिंट मिलेगी कि ये पॉजिटिव आयन है। देख लो, एल्यूमिनियम, हाँ
आयन है, जैसे फेरिक है, ये फेरिक और फेरस सल्फेट उनके ऊपर हम बाद में आते हैं, जैसे ये ऑरिक है बराबर। तो ईएम में आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब आप बोले सर ये तो इसके नाम है, एमोनियम। ये सिल्वर आयन अभी बोलते हैं, पहले लैटिन वर्ड में पहले उसको आर्जेंटिनियम, Au+3 को ओरोनियम ऐसा बोलते थे। इधर मैग्नीशियम, बेरिलियम। तो ज्यादातर इयम शब्द पर से आपको ये हिंट मिलेगी कि पॉजिटिव आयन है। अब दूसरी बात, कुछ कंफ्यूजिंग आयंस की एक ग्रुप छोटे छोटे हम लिखने जा रहे हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। एक है अस सफिक्स वाले और दूसरा है एक सफिक्स वाले। याद रखो बेटा, ज्यादातर अब क्या है कि 1 से 20 के बाद 21 से ज्यादा वाले जो भी एलिमेंट्स होते हैं, खास करके मेटालिक, तो उन एलिमेंट्स को एक से ज्यादा टाइप की वैलेंसीज होती है। मतलब जैसे इधर आप ध्यान से देखो कि Cu+1 भी होता है, Cu+2 भी होता है, पर Na में ऐसा नहीं होगा, Na+1 ही होगा। इसी तरह आप अगर ध्यान से देखो Fe+3 भी होता है, Fe+2 भी होता है। इधर मैंने लिखा नहीं पर Fe+2 आता है, तो जरा ये ध्यान देना है। तो हम देख लेते हैं कि अस और इक का क्या चक्कर है। जैसे Cu अगर दो ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखता है +1, Cu+1 एंड +2 में, तो जिसकी छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके लिए अस लगाते हैं। जैसे इधर मैंने लिखा है Q+, Cu+1 के लिए लिखा है Q+ आयन, तो ये OUS Q+ आयन। तो पहले जब Cu2O ऐसा लिखते थे तो Q+ ऑक्साइड लिखते थे, हाँ, पर अभी हम ऐसा लिखते हैं कॉपर 1 ऑक्साइड। हाँ, मुझे बताओ कैसे आपको ये नाम का फॉर्मूला बनाना ना आए भाई। एकदम सिंपल है, कॉपर है तो कॉपर है Cu, ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन है, और आइड पर से पता चला ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है। ऑक्सीडेशन स्टेट है ये। अभी आपकी समझ में आई इसलिए मैं बोलूं कि Cu का चार्ज है ये, मतलब Cu पॉजिटिव आयन है और वो भी प्लस चार्ज है, और ऑक्सीजन नेगेटिव -2, तो ऐसा बन जाएगा कॉपर 1 ऑक्साइड। पर पहले लैटिन वर्ड में हम इसको बोलते थे Q+ ऑक्साइड, Q+ ऑक्साइड। तो ये था Q+ ऑक्साइड। तो इस आयंस को हम बोलेंगे Q+ आयन। पर जैसे Cu+2 है तो वो है क्यूप्रिक आयन। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड अगर बोला है तो CuO, पर Q+ ऑक्साइड अगर बोला है तो Cu2O उसका फॉर्मूला होगा। तो फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं Cu2O Q+ ऑक्साइड एंड CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड। नाम अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख देना बराबर। इसी तरह हम अगर बोले कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होती है, +3 भी होती है, तो जो बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके लिए इक लगाएंगे, छोटी के लिए अस लगाएंगे। तो ये है फेरस, Fe+2 फेरस, फेरस आयन, और हियर इट इज फेरिक आयन। हाँ, तो ये फेरिक है। अब जब ऐसा लिखा कि Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि Fe आयन की बात की हुई है, ऑक्सीजन की बात की है। इधर ये तो -2 ही होता है और ये +3 है, तो फिर बनेगा फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। पर अगर किसी ने बोला है कि फेरस ऑक्साइड, तो ये +2 -2 बन जाएगा FeO। तो इसका फॉर एग्जांपल है FeO, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। हमारी जो दूसरी टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन आएगी उसमें पहली ही एक्टिविटी होगी फेरस सल्फेट में से फेरिक ऑक्साइड। बेटा बोर्ड की एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये,
पर अब बंदे को फेरिक ऑक्साइड के बारे में पता नहीं है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गलत, तो फिर बैलेंसिंग तो पूरा गलत आना है, क्योंकि आपने लिखा होगा आंसर में FeO पर फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3। तो क्या करें भैया, मार्क्स तो जाने देने पड़ेंगे। तो ऐसा ना हो, और अभी भी थोड़ा सा आगे बैलेंसिंग सीखना हो तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी हमने फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया है। अब मैं आपको मेरी तरफ से होमवर्क देता हूं कि आप एटलीस्ट ऐसा 50 मॉलिक्यूल्स बनाइए कि जिसका आपको फॉर्मूला मिले। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसे 50 आपको नाम दूंगा और जिसके आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो बनाना है। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद एनडी द केमिस्ट्री गुरु एनडी चैनल। अभी हमारा दूसरा सेक्शन खत्म नहीं हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैलेंसिंग, जिसकी आप राह देख रहे थे, उसके लिए हम फिर मिलेंगे तीसरे हेक्सा सीरीज के तीसरे लेक्चर में बैलेंसिंग के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, और याद रखो बेटा हमारी जो चैनल है वो गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। तो 11th-12th साइंस के गुजराती मीडियम के कुछ वीडियोस हमने डाले हुए हैं, तो वो भी स्प्रेड करिए। और इंग्लिश मीडियम में 10th शुरू किया है, बहुत ही नजदीकी टाइम में हम 11th-12th के भी वीडियो डालना शुरू कर देंगे। तो इसको स्प्रेड कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के पर्सनलाइज हो जाइए एंड एंजॉय द केमिस्ट्री विद एनडी सर। ओके, बाय बेटा।